भैया मैंने कागजात तैयार करवा दिए थे, अब आप मुझे बता दीजिए कि आप कब तक केस करवाना चाहते हैं ताकि मैं पेपर्स आगे भेज दूं। अगर आप चाहें तो मैं आज ही कोर्ट से साइन ले लेता हूं और सुबह ये पेपर दामियार शाह के ऑफिस में होंगी। उसे उसकी औकात याद दिलवाने के लिए जर्रान ने उसे फ़ोन किया था। जब वो दादी को घर लेकर आया, दादी ने उसे दामियार के बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही वो कुछ जानता था कि उनसे कुछ पूछ पाता। हाँ जरान, देर मत करो, अभी के अभी इन पेपर्स को तुम आगे अदालत पहुंचा दो और सिग्नेचर लेकर उसे दामियार के ऑफिस में भी भिजवा दो ताकि उसे भी पता चल जाए कि अब ये केस किस तरफ जाने वाला है। और पता कर लो कि इसका वकील कौन है, कहाँ का है, कौन सा वकील इसने हायर किया है, और पता करो और अब तक वो इस मामले को किस तरह से ले रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि अब तक उसने किसी वकील से इस बारे में बात भी की होगी। वो फ़ोन कान से लगाते वहीं सोफे पर बाहर ही बैठ गया। भैया आप इस बारे में बिल्कुल फ़िक्र ना करें, ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा। उसका वकील कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हमसे नहीं जीत सकता। यहाँ बात मेरी बहन की है, मैं तो वैसे भी जिस केस में हाथ डालता हूँ उसे जीत कर ही बाहर निकलता हूँ, चाहे मुझे झूठे दलाइल क्यों ना देने पड़े। अपनी बहन के लिए मैं किसी तरह से भी लड़ूंगा, यह आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप वकीलों को छोड़ें, आप बस ये बताएं कि इस केस को मीडिया में पहुंचाना है या नहीं। वो उसे बेफिक्र करते बोला, नहीं, फ़िलहाल इस केस को मीडिया से दूर रखो और अगर हो सके तो दूर ही रहने दो। अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम बीच में मीडिया को भी ले आएंगे, लेकिन फ़िलहाल ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बात में कोई झूठ नहीं कि मीडिया सिर्फ हमारी बहन का नाम उछालेगा। दामियार की किसी तरह की कोई बदनामी ना होगी, हम दामियार की हकीकत सामने लेकर आएंगे। ठीक है भैया, जैसे आप बेहतर समझें वैसा ही होगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि दामियार की पुरानी सारी रविश को मद्देनज़र रखते हुए क्यों ना मैं उसके खिलाफ लोग ढूंढूं जो कि उसके खिलाफ काम करते हों। हो सकता है हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे सबूत मिल जाएं दामियार का केस कमज़ोर करने के लिए। जरान हर चीज़ पर फोकस कर रहा था, हालांकि बारीक के लिहाज से और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन जरान का कहना था कि दामियार की पुरानी गलतियां उनके केस को और मजबूत कर सकती हैं। ये सब कुछ तुम खुद ही देख लो जरान, अगर तुम्हें लगता है कि उसकी पिछली ज़िंदगी या और मामला हमारे केस को मजबूत कर सकते हैं तो तुम उसके खिलाफ सबूत ढूंढ लो, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं। दामियार आसानी से तो हार मानने वाला है नहीं और ना ही वो पीछे हटेगा। वो हर चीज़ की बहुत अच्छे से तैयारी करके आएगा, तो हमें भी अपनी तरफ से हर तरह की तैयारी कर लेनी चाहिए, हमसे भी कोई गलती ना हो। क्योंकि जिस तरह दामियार इतना बेफिक्र लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसने अभी तक कुछ किया नहीं होगा। जी भैया, मैं भी यही समझता हूँ। वो अपनी तरफ से अपना मामला अपने वकील तक पहुँचा चुका है और अब भी वो चुप नहीं बैठेगा, जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेगा। इसलिए बेहतर है कि हम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लें। मैं आज ही अपना काम शुरू कर देता हूँ और आज शाम को ही दामियार के ऑफिस में पेपर भी पहुँचा दूँगा, आप फिक्र मत करें। वो उन्हें तसल्ली देते हुए फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि बारिक वहीं आराम से बैठा कुछ सोच रहा था। जब बाबा अंदर दाखिल हुए, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है बारिक, तुम फ्रेश होकर लाइब्रेरी आ जाओ। तुम फ्रेश होकर लाइब्रेरी में आ जाओ मेरे पास, वहीं बात करते हैं। बाबा उसके पास थोड़ी देर के लिए रुके थे। बाबा अगर आपकी बात ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं पहले आपकी बात सुन लेता हूँ। वो उनके साथ ही उठ खड़ा हुआ, जबकि वो सिर्फ जवाब में सर हिलाते स्टडी रूम की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। वो भी उनके पीछे ही आया। उसे अंदाज़ा था कि बाबा ने उससे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, वरना इस तरह वो थकी हुई हालत में उसे कभी स्टडी रूम में ना बुलाते। वो सामने कुर्सी घसीट कर उस पर आरामदेह हालत में बैठ गया, जबकि बाबा भी उसके सामने ही बैठे थे। बारेक, मैं नहीं जानता कि तुम इज़ा वाले केस को लेकर किस तरह से सोच रहे हो या फिर तुम लोग इस केस को किस तरह से हैंडल कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आज मेरे बचपन के दोस्त ने मुझे अमेरिका से फ़ोन किया। वो मुझसे कह रहा था कि उसका बेटा जवान हो गया और वो मुझसे मेरी बेटी इज़ा का हाथ मांगना चाहता है। तुम जानते हो शफ़ीकुर रहमान मेरा बचपन का दोस्त है और बहुत अमीर भी है। मेरी बेटी की शादी अगर उसके बेटे के साथ हो जाती है तो ये एक बहुत बेहतरीन रिश्ता हो जाएगा। हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी और मुझे ये रिश्ता भी बहुत पसंद आया। तुम्हारी शादी के एल्बम में उन्होंने हमारी ईज़ा को देखकर पसंद किया। लड़के ने खुद अपने बाप से रिश्ता मांगने के लिए कहा। बाबा उसकी तरफ देखते हुए उसे पूरा मामला समझा रहे थे, जबकि वो बहुत गौर से उनकी बात सुन रहा था। अब मैं ये जानना चाहता हूँ तुमसे कि तुम इस मामले में क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। वो अब उसकी तरफ देखते सवाल कर रहे थे, जबकि वो किसी गहरी सोच में निगाहें टेबल पर जमाए हुए था। बाबा अगर आप फैसला कर चुके हैं तो प्लीज़ मुझसे कुछ भी मत पूछिएगा, और अगर आप मुझसे मेरा फैसला जानना चाहते हैं तो मैं अपनी बहन को सिर्फ इसलिए किसी के साथ भी रुखसत नहीं कर दूंगा कि उसके साथ इस तरह का कोई वाकया पेश आया है। आपको पता है कि हम दामियार पर केस कर रहे हैं, हम अपनी बहन के लिए लड़ेंगे और फिर आप इस तरह के रिश्तों को बीच में लेकर आ रहे हैं। बाबा मुझे ये सब कुछ कबूल नहीं, मुझे अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहिए, वो उनकी तरफ देखते हुए बोला था। और इंसाफ मिल गया तो क्या होगा, कोई अच्छा रिश्ता आएगा इस घर में तुम्हारी बहन के लिए,
कौन अपनाएगा उसे? कोई बेहतरी सोचेगा उसके लिए? नहीं बारिक, बेवकूफ़ी मत करो। अगर हम इस तरह का कोई भी पंगा दामियार शाह से लेते हैं तो याद रखो हम कीचड़ में पत्थर खुद फेंक रहे हैं। छींटे उठकर हम पर ही आएंगे, लिबास हमारा भी गंदा होगा। समझने की कोशिश करो बेटा, हमें अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी, और हमने किसी और की बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी बाबा। वो उनकी बात काटते बोला, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम इज़ा की शादी कर देते हैं, इज़ा को एक नई ज़िंदगी दे देते हैं, उसकी खुशियाँ उसके ख्वाब मार देते हैं, हम उसकी शादी कर देते हैं। हम सारी ज़िंदगी के लिए उसे दामियार शाह जैसे मर्दों के खौफ में मुब्तला कर देते हैं। कभी वो खुलकर सांस नहीं ले सकेगी। कभी ज़िंदगी में अगर दामियार सामने आ गया तो क्या होगा उसका? घुट घुट कर मरेगी आपकी बेटी। खुदा के लिए, अगर आप अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए बेहतर चाहते हैं ना, तो सारी ज़िंदगी के लिए उसे घर पर बिठा दीजिए, लेकिन इस तरह किसी के भी साथ उसे बांध कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए बाबा। समझ सकता हूँ आपको बदनामी का डर है, होना भी चाहिए। आखिर इतने सालों से ये इज्जत कमाई है, अगर ये चली गई तो क्या बचेगा हमारे पास? आपकी सोच दुरुस्त है, मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे मेरी बहन की आंखों में आंखें डाल कर ये कहना है कि मैं उसकी इज्जत का मुहाफिज हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहते हैं। इज़ो आपकी बेटी है, आप हक रखते हैं अपनी बेटी की ज़िंदगी का फ़ैसला करने का। मैं आपका कोई होता ही नहीं हूँ आपके मामलात में बोलने वाला, लेकिन अपनी बहन के ख्वाबों को मार कर मैं उसकी झूठी खुशियों का दिखावा नहीं कर सकता हूँ। मुझे अपनी बहन के मुजरिम से लड़ना है, मुझे उसे यकीन दिलाना है कि हर कदम पर मैं उसके साथ हूँ। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो उठकर खड़ा हो गया था, जबकि बाबा सर पकड़े हुए बैठे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटों को किस तरह समझाएं कि जिस तरह वो इस केस को हल करना चाहते हैं, उनकी अपनी बदनामी होगी और उनकी अपनी बेटी की भी होगी। और बेटी के मामले में हमेशा एहतियात करनी चाहिए। उनके बेटे इस बात को समझना ही नहीं चाहते थे। वो बस एक ही ज़िद पर अड़े थे कि ईज़ा के डर को ख़त्म करना है, उसे इंसाफ दिलाना है। लेकिन उसे इंसाफ दिलाने के चक्कर में जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे उसका क्या? कोई उसका अच्छा रिश्ता लेकर नहीं आएगा उनके दर पर। कोई इज़्ज़तदार ख़ानदान ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जिसकी इज़्ज़त पर हाथ डाला गया, जिसके साथ इस तरह ज़बरदस्ती की गई हो। और सबसे बढ़कर वो अपनी बेटी को मीडिया में नहीं लाना चाहते थे, वो इस मामले को ख़त्म कर देना चाहते थे। लेकिन उनके बेटे इस मामले को ख़त्म करने को तैयार ही नहीं थे, बल्कि उनके बेटे इस मामले को और बढ़ा रहे थे, बल्कि बढ़ा चुके थे। बात केस तक पहुंच चुकी थी, यानी कि वो उस पर केस करने वाले थे। और वो सामने से किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करने वाला था, उन्हें किसी चीज़ का अंदाज़ा ना था। वो बिल्कुल बेफिक्र आज़ाद था, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी उसे। वो था ही बेफिक्र, ऐसे मामलात में उसका नाम आता ही रहता था। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उनके लिए ये सब कुछ नया था और वो उसे बाहर लाए बगैर हल करना चाहते थे। सर, आप पर केस करवा दिया है शाह ब्रदर्स की तरफ से। उन्होंने आप पर अपनी बहन का मर्डर करने और उसका रेप करने के लिए केस किया। उसका लॉयर उस वक्त उसके घर पर मौजूद था, जबकि वो अस्पताल से सीधा होकर घर ही आया। केस की कॉपी उस तक पहुंच चुकी थी। सर, 2 दिन बाद अदालत में सुनवाई है, बताएं अब आप क्या चाहते हैं? आपके हुक्म के मुताबिक ही होगा सब कुछ। उसका वकील उसके पास बैठा था, जबकि वो पुरसकून अंदाज में किसी को मैसेज कर रहा था। सर, बताइए ना आप क्या चाहते हैं? आप ये केस करवाना चाहते हैं या फिर इस मामले को बाहर से रफा दफा करना चाहते हैं? मैं आज ही शाह ब्रदर्स को भुलाकर उनसे कुछ लेन देन के साथ इस बात को यहीं ख़त्म करवा सकता हूँ। वो उसकी तरफ देखते हुए बोल रहा था, जबकि उसने बस एक नज़र अपने वकील को देखा, फिर फ़ोन कान से लगा लिया। उसने 2-3 दफ़ा फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन उठाया नहीं था। लेकिन वो अपनी कोशिश छोड़ नहीं रहा था। लबों पर दिलकश मुस्कुराहट लिए वो बार बार फ़ोन कर रहा था और आखिरकार इस दफ़ा फ़ोन उठा लिया गया। तुम घटिया इंसान, क्यों मुझे बार बार फ़ोन करके तंग कर रहे हो? लगता है मेरे भाइयों की मार खाकर तुम्हें सुकून नहीं मिला, और मार खानी है क्या? फ़ोन दूसरी तरफ से ईज़ा ने उठाया था, जबकि उसकी आवाज़ सुनकर वो बहुत खुशी से दिलकश अंदाज में मुस्कुराया था। मार खाने की क्या ही बात करती हो जाने मन, तुम गोली सीने में उतार दो तो भी गिला नहीं। वैसे अगर गोली ज़बर शाह के सीने में उतर जाए तो इस वक्त वो मेरी गोली के निशाने पर है। और तुम जानती हो, जो शख्स तुम्हें घर बुलाकर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, वो तुम्हारे भाई के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त वो मीरपुर रोड, वन वे रोड पर है, हाईवे पर किसी की चेकिंग कर रहा है। अगर यहीं से कोई गोली आकर उसके सीने के बीचों बीच लग जाए तो जवान भाई की मौत बर्दाश्त कर लोगी? वैसे उसका मर जाना बेहतर है।
वैसे भी कंवारा घूम रहा है, क्या ख्याल है, चलवा दूँ गोली? वो बहुत सुकून से पूछ रहा था, जबकि वो हैरानगी से उसे सुन रही थी। तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही मेरी जान, गोली चलवाऊँ या ना चलवाऊँ? चलो तुम्हें फ़ैसला करने का मौका देता हूँ, मैं तुम्हें 1 घंटे का वक्त देता हूँ। इस 1 घंटे में तुम बिल्कुल अकेली तनहा मुझे मेरे घर पर आकर मिलो, और अगर नहीं आई तो 1 घंटे बाद तुम्हें एक फ़ोन आएगा जिसमें तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हारा भाई जान की बाजी हार चुका है। उसके सामने बैठा वकील हैरानगी से उसे सुन रहा था। वो किससे बात कर रहा था उसे हरगिज़ अंदाज़ा न था, लेकिन इस केस को लेकर उसे किसी तरह की कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं थी। नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो, देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। वो परेशानी से वहीं पर इबादत का फ़ोन उठा चुकी थी, और उसने जल्दी जल्दी ज़बर का नंबर मिलाया। घर से फ़ोन आता देख ज़बर ने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया। हेलो ज़बर भाई, आप ठीक तो हैं ना? उसने परेशानी से पूछा, जबकि ज़बर उसके फ़िक्रमंद होने पर मुस्कुरा दिया। अभी तक तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन 1 घंटे बाद अभी तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 1 घंटे बाद तुम्हें उसकी मौत की खबर मिलेगी। दामियार ने बड़े सुकून से उसे बताया। हाँ मेरा बच्चा, मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस 1 आध घंटे में घर आ जाऊँगा। उसकी फिक्रमंदी पर वो आराम से उसे बताने लगा। जी आप घर आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। उसने कहते हुए इबादत का फ़ोन बंद करके रखा, जबकि दामियार की कॉल अब तक चल रही थी। हो गई तसल्ली, कर ली बात? अभी तक तो बिल्कुल ठीक ठाक है तुम्हारा भाई, लेकिन 1 घंटे के बाद तुम्हें उसकी लाश आने की खबर मिलेगी। अगर तुम 1 घंटे में मुझसे मिलने यहाँ नहीं आई तो किसी तरह की होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी को बताने की ज़रूरत। बस खामोशी से चली आओ, वहीं आना है तुम्हें, मेरे घर में। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि तुम मेरे इंतज़ार को ज़्यादा लंबा नहीं होने दोगी। वो फ़ोन बंद करते हुए बोला, जबकि वो फ़ोन रखने के बाद वहीं बैठी रोने लगी। समझ नहीं आ रहा था उसे कि वो क्या करे। वो नीचे आई तो देखा बारिक वहीं पर था। इस तरह घर से बाहर निकलकर वो कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहती थी। जानती थी दामियार शाह अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, और वो नहीं चाहती थी कि वो अपने भाइयों के लिए किसी भी तरह का कोई मसला बना दे। वो घटिया इंसान उसे धमकियां देने पर उतर आया था। भैया वो दामियार, उसने फ़ोन किया मुझे, और पता है क्या कह रहा है? भाई अब वो मुझे धमकियां दे रहा है कि वो उसके पास आते हुए कहने लगी, जब अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। क्या कह रहा था दामियार तुमसे? उसके पास तुम्हारा नंबर कैसे आया, और वो तुमसे बात कैसे कर सकता है? तुमने फ़ोन क्यों उठाया उस घटिया शख्स का? वो परेशानी से उससे पूछने लगा, लेकिन उसका फ़ोन मुसलसल बजने लगा। उसने फ़ोन निकाल कर देखा तो ये कॉल ज़बर के किसी ऑफ़िसर की थी। ये ज़बर के ऑफ़िस से फ़ोन क्यों आ रहा है? 1 मिनट रुको गुड़िया, वो उसे कहते हुए फ़ोन कान से लगा गया। हेलो जी जी, मैं बारिक बात कर रहा हूँ, ज़बर का बड़ा भाई, बताइए मुझे। वो परेशानी से फ़ोन पर किसी से बात करने लगा। क्या क्या सब ठीक तो है ना? कौन से अस्पताल में, बताएं मुझे, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। वो परेशानी से बोला तो इज़ा उसे देखने लगी। जी आप लोग अस्पताल पहुँचे, मैं बस 10 मिनट में पहुँचता हूँ। वो जल्दी से अपनी गाड़ी की चाबी टेबल से उठा चुका था। क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है ना? उसने जैसे ही फ़ोन बंद करके बाहर की तरफ दौड़ लगाना चाही तो इज़ा ने उसे रोकते हुए पूछा, कुछ ठीक नहीं है बेटा, ज़बर को गोली लगी है, वो लोग उसे अस्पताल पहुँचा रहे हैं, मुझे वहाँ जाना है, तुम अपना ख्याल रखना और सबका भी ख्याल रखना। वो कहकर बाहर भाग गया, जबकि इज़ा का दिल कांपने लगा, और उसके साथ ही उसका फ़ोन बजने लगा। उसने स्क्रीन पर चमकते दामियार के नाम को देखा। सॉरी मेरी जान, मुझे ऐसा करना पड़ा, लेकिन फ़िक्र मत करो, गोली उसके कंधे पर लगी है, सीने के बीचों बीच नहीं, बच जाएगा तुम्हारा भाई। अगर तुम चाहती हो तो अभी भी वक्त, अगर मैं उसको लाखों लोगों के बीच में गोली मरवा सकता हूँ तो अस्पताल में उसे ख़त्म करना मेरे लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा। अब भी मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम्हारे पास पूरे 50 मिनट अभी भी बाकी हैं। मेरे पास आ जाओ और अपने भाई की ज़िंदगी बचा लो, और इस दफ़ा मैं तुम्हारी किसी तरह की होशियारी को अप्रिशिएट नहीं करूँगा। फ़ोन बंद करते हुए उसने आखिरी जुमला कहा, जबकि फ़ोन बंद होते ही उसने आगे पीछे किसी को भी देखे बिना बाहर की राह ली। उसे दामियार शाह के पास पहुँचना था, क्योंकि उसे अपने भाई की ज़िंदगी प्यारी थी। वो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी करवा सकता था। वो उसके भाइयों को मरवा सकता था। वो खुद तो मर सकती थी, लेकिन अपने भाइयों को अपनी आंखों के सामने ख़त्म होते नहीं देख सकती थी। हाँ, वो अपना आप तबाह कर सकती थी, लेकिन अपने भाइयों को मरते नहीं देख सकती थी। घर से बाहर निकलते मेन रोड की तरफ आई थी वो, और एक टैक्सी को रोकते वो टैक्सी में बैठ गई। उसे दामियार शाह के घर का रास्ता बताने लगी। वो नहीं जानती थी उसकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, या आने वाला कल उसके लिए कौन कौन से इम्तहान लेकर आ रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा कदम उठा चुकी थी। न जाने इस कदम में उसकी कामयाबी थी या नाकामी, लेकिन वो अपने लिए खुद इम्तहान बना रही थी, और उसे इस इम्तहान को किस तरह से फेस करना था वो कुछ नहीं जानती थी। बस वो जा रही थी अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाने के लिए।